यस, जैसे रॉकी ने लिखा है कि यस सर वी आर रेडी विद पेन एंड पेपर। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और समझते हैं कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, जो लोग स्टेट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस, आप जानते हैं कि मई में उसका एग्जाम है। तो एक बहुत ही एक नई परंपरा को शुरुआत करते हुए हम लोगों ने यूपीपीसीएस प्री जीएस का जो बैच है मात्र 199 में शुरू किया है। पूरी फैकल्टीज की टीम उसी क्वालिटी के साथ और ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस के साथ हम आ रहे हैं 199 रुपए में, और 20 जनवरी से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही जबरदस्त बैच है। और जो हमने 99 रुपए में बैच शुरू किया था, उसी की अगली कड़ी में यूपीपीसीएस प्री, जिसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा होंगे, बहुत कंप्रीहेंसिव, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होंगे, वो यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं, और वो भी यूपीपीसीएस के लिए मात्र 199 रुपए में। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो तैयारी करने से चूक जाए या जिसको कोई दिक्कत हो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, डायरेक्टली वहां पेमेंट करके आप अपनी क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत है, आप इसको मत छोड़िएगा। सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो इसके साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर चलें। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं आगे, और अब समझते हैं कि हमारे पास और क्या चीजें हैं। 99 के बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो 99 के बैच में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 99 में आज आईएएस प्रीलिम्स, सीसैट और इंग्लिश का बैच, ये तीनों का तीनों अवेलेबल है, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि जीरो से अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए और बेसिकली फंडामेंटल हमारा क्या है। बस यही कहूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। बहुत खूबसूरत बात है, ये हमारे जज्बे की कहानी है, हमारे डिटर्मिनेशन की कहानी है। कहता है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जज्बा होना चाहिए, किसी भी चीज में लड़ने की ताकत होनी चाहिए। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी। मायूस होने की जरूरत नहीं कि एग्जाम कठिन है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये अंधेरा छटेगा और एक सुनहरी सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो जुड़ जाइए पूरी ताकत से, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जज्बे के साथ कि आज जो हम पढ़ेंगे उसको अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जब हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, राइट। हमें उसका पैटर्न समझना कि आखिर परीक्षा का स्वरूप क्या है, ये एग्जाम कैसे देता है। और आप आश्चर्य करेंगे, बहुत से बच्चे इसको सरकारी नौकरी के हिसाब से तैयार करते हैं। उन्हें लगता है कि जो एसएससी का पेपर है, बैंक पीओ का पेपर है, बाकी अन्य पेपर भी हैं, वो सभी इसमें एक बराबर हो जाएंगे। बस यही सबसे गलती होती है। और अगर जब तक आप उस परीक्षा का स्वरूप नहीं समझोगे, एक तिलिस्म है, जब तक उस चक्रव्यूह को नहीं समझोगे तब तक चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाओगे। अर्जुन बनना है, अभिमन्यु, आपको सोचना है कि आप सारे चक्र ना तोड़ सको, या अगर आपको सारे का ज्ञान है तो आप सारे चक्र तोड़कर आगे निकल जाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 चरणों का एग्जाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। लेकिन अब इन तीनों के नेचर के बारे में किसको किसको पता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन तीनों का सही नेचर किसको किसको पता है, कि ये तीनों किसके किसके बारे में बात करते हैं, राइट। अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा बेसिकली स्क्रीनिंग परीक्षा होती, छांट देना। तो इसमें क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजेक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन दोनों प्रोसेस करते हैं। जहां मुख्य परीक्षा है, जहां मुख्य परीक्षा की बात होती है आपकी अभिव्यक्ति, कि आप एक सीमित शब्दों में आप जिन चीजों के बारे में जानना है, आपको पता है, उसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हो। और इंटरव्यू का मतलब होता है आप अपने आप को बता कैसे सकते हो। यहां ज्ञान की बजाय आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉमन सेंस, आपका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, उसकी चेक होती है बातें। तो चलिए आगे हम इसको और विस्तार से समझते हैं और विस्तार से जानते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएएस एग्जाम, क्या आपके द्वारा पूर्व ज्ञान की जांच होती है। डू आईएएस एग्जाम चेक प्रायर नॉलेज। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब आपने अपने घरों में कहा होगा मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं, करना चाहती हूं, तो आपसे कहा होगा अरे यार तुम्हारे 12th के मार्क्स अच्छे नहीं थे, तुम आईएएस नहीं बन सकते। तुम ग्रेजुएशन में टॉपर नहीं थे, तुम आईएएस नहीं बन सकते। ठीक है, ये कितने कितने लोगों के सामने आया है कि क्या आईएएस परीक्षा पूर्व ज्ञान की जांच होती है। जैसे ही आपने कहा, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार निकल कर आया, बोले अरे यार
तुम तो जिंदगी में गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं रहे, तो तुम आईएएस कैसे बन सकते हो? तुमने कोई बहुत अच्छा बड़ा तीर नहीं मारा है, तुम वो फलाना जो है इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे थे वो नहीं निकाल पाए, तो आईएएस क्या खाक निकालोगे? कितने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितने लोगों को ये ताने सुनने पड़े जब आपने कहा पापा या मम्मी मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तब आपका जो पूर्व नॉलेज थी उसका आपके सामने एक पूरा जो है रिजल्ट कार्ड रख दिया गया कि देखो भाई तुम आईएएस बनने के योग्य नहीं हो। कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये शब्द उनके सामने आया है। तो अब मैं वो भ्रांति तोड़ना चाहता हूं, आप वीडियो उनको भी दिखा देना। नहीं, इस एग्जाम में आपके पूर्व ज्ञान की जांच नहीं होती। मैं कई बार कह चुका हूं, आप आज कोई कंपनी का एग्जाम देने जाओ, किसी भी आईटी कंपनी का, वो आपसे कहेंगे 12th फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, फलाना एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। यहां कुछ नहीं मांगता है। आप ओपन लर्निंग से पढ़कर आ रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से पढ़कर आ रहे हो, सरकारी कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो, आपके क्या मार्क्स है कुछ भी नहीं पूछता है। तो तुम आज किसी भी आईटी कंपनी में जो बच्चे होंगे जो कभी कैंपस इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें बोला जाता है कि 60% से नीचे वाले अप्लाई ही ना करें। लेकिन आईएएस के एग्जाम में कभी भी परसेंटेज नहीं पूछी जाती कि आपका 12th में परसेंटेज ये होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन में बस आप पास होने चाहिए। किसी मान्यता पास यूनिवर्सिटी से आपका जो है वो होना चाहिए, चाहे आप बीए करिए, बीएससी करिए, इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल करिए, वो कहता है सब बराबर है मेरे लिए। तो ऐसा क्यों कहता है ये जानना बड़ा जरूरी है। वो आपके पूर्व ज्ञान यानी कि प्रायर नॉलेज, आपने क्या कमाया था, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे, आपने आईआईटी क्रैक किया था, आपने मेडिकल क्रैक किया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि हमें भारत के प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, हमारी ये शर्तें हैं, अगर आप इन शर्तों को समझकर पूरा कर सकते हो, दो चीजें हैं, समझकर पूरा कर सकते हो तो आपका स्वागत है। आइए चलिए हम लबासना चलते हैं। लेकिन ज्यादातर ये लगता है कि आईएएस में ये विडंबनाएं आपको बताई जाती हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हां सर ये हमारे साथ भी होता है, कि क्या आपको ऐसा कहा जाता है अरे यार प्रीवियस में तो तुम ऐसे थे। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूं जो कभी 12th क्लास में फेल हो गए, कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, उनको दुनिया का कुछ नहीं, आज आईएएस बन के आराम से जो अच्छी जिंदगी काट रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इस परीक्षा में आपके व्यक्तित्व, किस चीज की, पर्सनालिटी, मैं हमेशा कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, और व्यक्तित्व को समझने में आपको पूरा समय लगाना। इसीलिए कॉन्सेप्टर बैच में हम बहुत फोकस करते हैं कि आपका दिमाग ओपन हो सके, क्योंकि आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो आपको रॉट लर्निंग सिखाती है, आपको कहती है फैक्ट याद कर लो यार एग्जाम क्रॉस कर लोगे। नहीं, यूपीएससी में जाओगे कहता है व्यक्तित्व, फिर ध्यान से एक एक वर्ड को लिख लो, इसको आज लिस्ट बनाकर अपने कमरे में टांग लेना। सोच, थिंकिंग, सोच का मतलब होता है, थिंकिंग का मतलब होता है नए पैटर्न को जन्म देना। तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक, लॉजिक मतलब ये काम कैसे हो सकता है, ये काम क्यों नहीं हो सकता, इस काम में क्या दिक्कत है। जब आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग लगाते हो, लॉजिक, एनालिसिस, निर्णय शक्ति यानी विश्लेषण करना, डिसीजन मेकिंग, आप किस तरह से अपने डिसीजन ले सकते हैं। लोग नेतृत्व क्षमता चाहते हैं, ये याद रखिएगा। और योर डाइवर्स क्रिएटिविटी, क्या आपकी विविध कृतित्व, यानी कि आप कितना ज्यादा इस काम को नए तरीके से कर सकते हैं। देखो एक है एक्स काम, सरकार ने कहा कि आपको गरीबों का कल्याण करना है, ठंड पड़ रही है उनका ध्यान रखना है, उनको चीजें करनी है। आपके पास रिसोर्स कम है, आपके पास लोग कम है, अब आपको क्या होगा, सरकार चाहेगी कि आप उसी कम रिसोर्स में कोई ऐसी चीज करो, कुछ ऐसा सोचो कि इन गरीबों की जान बच जाए और इनकी हेल्प हो जाए। राइट तो अब इसमें क्या होगा, एक नई सोच आपको चाहिए होगी, आपको डाइवर्स क्रिएटिविटी चाहिए होगी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप कुछ नया बना दें, कुछ नया बना दे, और इससे क्या होगा, अगर आप कुछ कर पाएंगे तो उन गरीबों की जान बच जाएगी। यही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए क्या मांगता है, व्यक्तित्व, सोच, तर्क, विश्लेषण, निर्णय शक्ति और आपका विविध क्रिएटिविटी यानी कि डाइवर्स क्रिएटिविटी। ये चीज यूपीएससी मांगता है और एट अ टाइम मांगता है। कहता है तुम्हारे अतीत में ये चीज थी या नहीं थी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब हमने कॉन्सेप्टर बैच शुरू किया, लोगों ने कहा क्यों 2 साल पढ़ा रहे हो। हमने कहा सिर्फ एजुकेशन नहीं, आज की डेट में स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर स्किल्स के अंदर आपके अंदर ये चीज होना चाहिए, व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, सोच, आप कैसे नई चीज, मैं हमेशा कहता हूं दिमाग को चुंबक बना लो। लास्ट क्लास में भी कहा था, क्या जरूरी थोड़ा जब किताब में ही जब जाओगे तब तुम्हें शहरीकरण की समस्या समझ में आएगी, महिलाओं के साथ होने वाला अत्याचार समझ में आएगा। बस तुम्हें आंखें खोलनी है, सोचना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अब थिंकिंग के लिए टाइम दो, नया पैटर्न यही है। इसके बाद तर्क, राइट, आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स बहस में अंतर होता है, विश्लेषण करने की क्षमता, इसकी बारीकियों से इसकी जांच करना, निर्णय शक्ति और विविध कृतित्व, ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में तैयार हैं तो यूपीएससी कहता है स्वागत है आप सभी का। आप इससे पहले क्या थे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं।
तो पहली चीज आपको पता चली। अब चलिए दूसरी चीज के बारे में पता करते हैं। यूपीएससी किस तरह के लोगों का चयन नहीं करता। मैंने इसीलिए कहा, याद रखिएगा, अगर आपके अंदर यह चीज है तो आप कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा